गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं आपका आंसर जो है आपका आंसर सीक्वेंस जो आप एग्जाम लिखे हैं इंग्लिश कोर का। तो आज के आर्ट्स का पेपर आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें ये जानेंगे कि आपका जो आप कितना सारा अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन कितना आपका राइट और रॉन्ग हुआ। हम लोग इसको सोल्यूशन आज देखेंगे। तो जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्या आई थिंक आपको आप अच्छा ही लगाए होंगे। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि कौन सा आंसर किस प्रकार से आपको सही आपको लगाएं आप। तो चलिए देखते हैं हम लोग का वीडियो में जो 30 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था आप उसमें से कितना करेक्ट किए हैं। क्या आपने बाजी मार लिया, क्या आप 30 आउट ऑफ 30 लगा लिए, या फिर आपका एक दो मिस्टेक हो गया। ठीक है। तो मैंने जिन आपको पढ़ाया तो उसमें हम लोग आपको जो बताया गया था उसमें से एक दो क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा डीपली जाके पूछा गया है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को मैंने बताया। अभी बताते हुए मैं डिस्कस करूंगा वो चीज़ों को। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 30 क्वेश्चन है उसमें से आपका कितना राइट और रॉन्ग हुआ। ठीक है। चलिए, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपको मालूम था कि ईच क्वेश्चन हैज सिंगल मार्क्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए। जो पहला क्वेश्चन आपका है वो क्या है। जो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है इन नोटिस राइटिंग। क्या बोल रहा है कि नोटिस राइटिंग में, ठीक है, इन नोटिस राइटिंग देखिए, इन नोटिस राइटिंग में द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मीन्स जब आप नोटिस लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में मैंने बताया था। तो इन नोटिस राइटिंग में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थान होता है, जो संस्था होता है, इज प्लेस्ड उसको लिखा जाता है। ठीक है, कहाँ लिखा जाता है। तो आपके ऑप्शन थे बिलो द हेडिंग, हेडिंग के ठीक नीचे, सेकेंड वन आफ्टर द डेट, है ना, डेट के बाद, या थर्ड ऑप्शन था आपका एट द टॉप या बिल्कुल ऊपर शीर्ष में लिखा जाता है, या लास्ट ऑप्शन था डी एनीवेयर इन द नोटिस, या नोटिस के कहीं भी। तो देखिए आपको जब आंसर लगाना हो तो आपको पीछे से भी जानना है। आपके राइट सीधे अगर आप जानते हैं कि एट द टॉप होगा या आफ्टर डेट होगा तो ये चीजें आपको जानने के लिए ये आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए वे एनीवेयर इन द नोटिस ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि कहीं भी हम कैसे लिखेंगे एनीवेयर। ठीक है। अब है कि आफ्टर द डेट, डेट आप जानते हैं कि आपको लेफ्ट साइड में लिखना होता है, तो उसके बाद तो आपको लिखना नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आपको टॉप में स्कूल कॉलेज का नाम यानी कि इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है। तो आपका पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एट द टॉप। ठीक है। उसके बाद आपका देखिए जो सेकंड आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है, मैं वो पेज का हूबहू यहाँ पर एग्जाम लिखने के बाद मैं आपके बीच लेके आया हूँ। हूबहू ये किसी का अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, ये जो टिक लगा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड आपका जो यहाँ पर आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है इन लेटर टू एडिटर। अब लेटर टू एडिटर जब लिखते हैं तो उसमें जो सैल्यूटेशन होता है इज रिटन जस्ट आफ्टर। सैल्यूटेशन का मतलब होता है सर और मैडम। सैल्यूटेशन मीन्स क्या होता है, सर और मैडम। तो ये जो आप सैल्यूटेशन में सर और मैडम लिखते हैं तो वो कहाँ लिखते हैं, किसके बाद लिखते हैं, जस्ट आफ्टर, किसके तुरंत बाद, सेंडर एड्रेस के बाद। तो बिल्कुल नहीं, सेंडर एड्रेस के बाद डेट लिखा जाता है। रिसीवर एड्रेस के बाद, तो रिसीवर एड्रेस के बाद लिखा जाता है, तो बिल्कुल नहीं। रिसीवर एड्रेस के बाद सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद डेट लिखा जाता है, तो अब कहाँ लिखते हैं बताइए। तो रिसीवर एड्रेस के बाद क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट के बाद ही आपको लिखा जाता है सर और मैडम। आप क्या लिखते हैं, सर और मैडम। तो सर और मैडम उसके बाद ही लिखते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है सब्जेक्ट के बाद वो आपका सही आंसर है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन, है ना, इनफॉर्मल लेटर। तो सब्सक्रिप्शन में जो आप लिखते हैं लास्ट में जो आप सिग्नेचर करते हैं, सब्सक्रिप्शन मतलब जो आप कॉम्प्लीमेंट्री साइन करते हैं लेटर के एट लास्ट में, ठीक है, बॉटम ऑफ द लेटर, तो वहां पर आप क्या लिखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन थर्ड नंबर है वो बिल्कुल कंफ्यूजन वाला है। एक तरीका से आप रॉन्ग भी कह सकते हैं, क्वेश्चन गलत कर दिया गया है, क्योंकि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बिल्कुल सेम कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑप्शन बिल्कुल सेम कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर आदमी टिक लगाता है तो बी लगाए कि या फिर डी लगाएगा, तो ये भी कंफ्यूजन है। अगर ए लगाता है या सी लगाता है ये कंफ्यूजन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजनल है। इसका ऑप्शन है आपका जो ए नंबर है और जो आपका सी नंबर है ये सही है। ठीक है, तो ए और सी सही है। तो आप किस में लगाएंगे, ए में लगाएंगे या सी में लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर जो भी ए और सी लगाए होंगे उसका सही होगा। बाय मिस्टेक यहाँ पर प्रिंट किया गया है ये क्वेश्चन ही थोड़ा मतलब ये क्वेश्चन सही है, इसका ऑप्शन गलत कर दिया गया है। और इसमें योर्स ट्रूली है, योर्स ट्रूली है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो दो तो नहीं हो सकता ना, तो ये दोनों जो लगाए होंगे वो सही है, और बाकी ये जो दोनों लगाए होंगे गलती से उनका गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इन रिपोर्ट राइटिंग में द लैंग्वेज यूज शुड बी, द लैंग्वेज यूज, जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो कैसा होना चाहिए, शुड भी होना चाहिए, लॉर्ड होना चाहिए। लॉर्ड मतलब ऊंचा होना, आवाज में होना चाहिए। तो लॉर्ड, चूंकि रिपोर्ट में हम लिखते हैं, हमको बोलना नहीं है, तो लॉर्ड तो नहीं होगा। अनक्लियर तो ये कोई चीज में नहीं लिखा जाता, अनक्लियर हो, ठीक है। फिर विस्परिंग मतलब हल्के हल्के आवाज में बोलने वाला, तो बात ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आपका एम्बिजियस होगा। तो एम्बिजियस का मतलब क्या होता है? एम्बिजियस का मतलब होता है कि जैसे कि आप एक वर्ड होता है पन, मतलब कि एक वर्ड है, इसका मतलब कि हिडन मीनिंग होना चाहिए। हिडन मतलब छिपा हुआ, हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग होना चाहिए इसका। तो जब हिडन मीनिंग होना चाहिए मतलब कि एक ऐसा वर्ड जिसमें एक से ज्यादा उसका मतलब सिमिलर वर्ड निकल के आ जाए, तो आपका ये ऑप्शन एम्बिजियस सही होगा। तो एम्बिजियस क्यों सही होगा? क्योंकि ये बता रहा है कि आप जो भी वर्ड यूज करेंगे इसमें एक से ज्यादा वर्ड उसका मतलब निकल के आना चाहिए। मतलब एक ही वर्ड है, उसका समानार्थी शब्द यूज होके ज्यादा वर्ड निकलना चाहिए। अगर आप एक वर्ड लिखें तो उसका एक दो और मतलब निकलना चाहिए, मतलब कि मल्टीपल ऐसा को वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला यूज करना है उसमें, ठीक है, जिसका एक से ज्यादा मीनिंग छिपा हुआ हो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 to 7 मतलब 3 क्वेश्चन जो आपका, एक आपको पोयम दिया गया, पोयम का एक्सट्रैक्ट है, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट से, यानी कि इस भाग से, पार्ट से, स्टैंजा से हमको कुछ पोयम को हल करने। तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है कि आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड में। इतना आपको समझ में आ गया हो कि ये माई मदर एट 66 का लिया हुआ है, ठीक है, जिसकी राइटर है कमला दास। तो आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे पीछे बैठी हुई थी। डोज, वो जमाई ले रही थी। ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उसका चेहरा। असेन लाइक दैट, वो बिल्कुल कैसा था? तो राख के जैसा था। आप एक कॉर्प, जैसे कि मरा हुआ कोई बॉडी हो, उसी के जैसा। एंड रियलाइज विथ पेन, और अचानक मुझे क्या हुआ? पेन महसूस हुआ, मैं दर्द महसूस की। तो ये दर्द यहाँ पर किस चीज को शो कर रहा है? एंजाइटी को, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको तड़प है। दैट शी वाज एज ओल्ड एज, कि वो उतना ही बूढ़ी थी जितना वो दिख रही थी। बट सून, लेकिन जल्द ही। पुट दैट थॉट अवे, मैं अपने विचारों को दूर कर दिया। लुक्ड एट द यंग ट्री, और मैं कहाँ देखा? यंग ट्री के तरफ, ठीक है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो कि ट्री क्या कर रहे थे? स्प्रिंटिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे। तो द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, बच्चे दौड़ के बाहर आ रहे थे आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से। तो ये माई मदर 66 का पोएम से लिया गया है, जिसकी राइटर, जिसकी पोएटेस कौन थी? कमला दास। चलिए क्वेश्चन है पहला आपका कि नेम द पोएम ऑफ द गिवन लैंड्स। तो कौन सा पोएम है? बिल्कुल ऑप्शन आप देख रहे हैं, माई मदर एट 66 सीधा राइट आंसर। आपका क्या है? माई मदर एट 66 सही है, ठीक है। फिर है कि द पोएट मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ। पोएट की जो माँ है उसका मुंह खुला हुआ डिस्क्राइब किया गया, क्यों? बिकॉज सी इज क्यूरियस, क्या वो क्यूरियस थी? मतलब एक्साइटेड थी। सी वाज डेड, क्या वो मर चुकी थी? सी सरप्राइज, वो सरप्राइज थी। या सी वाज डोजिंग, वह जमाई ले रही थी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप जान रहे हैं कि उसकी माँ का मुंह खुला था बिकॉज वो क्या कर रही थी? जमाई ले रही थी। बिकॉज सी वाज वेरी मच ओल्ड, वो ओल्ड थी, और उस ओल्ड एज में वो जमाई ले रही थी, इसलिए उसका मुंह खुला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है 6 का, वो सही हो जाएगा, ठीक, ठीक है। चलिए, इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, दिया हुआ एक्सट्रैक्ट में द फ्रेज, जो फ्रेज यूज किया गया, लैंड यूज किया गया, रियलाइज विथ पेन। रियलाइज विथ पेन ये क्या बताता है? एंजाइटी को, ट्रबल पास्ट को, डेस्पिरेशन को, या इल हेल्थ को? तो देखिए यहाँ पर आपको एंजाइटी को दर्शाता है, उत्सुकता को दर्शाता है, ठीक है। एक वो चिंता है, एक एंजाइटी मतलब चिंता है कि जब कमला दास भी बड़ी हो जाएगी तो वो भी बूढ़ी हो जाएगी, अपनी माँ की जैसी हो जाएगी, तो उसको चिंता है इस बात का। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया क्योंकि 5 to क्वेश्चन 7 ही था, तो आई थिंक आप एंजाइटी ही लगाए होंगे, ठीक है, क्योंकि राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार द थिंग ऑफ ब्यूटी, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है? नेवर जॉयफुल, कभी जॉयफुल नहीं होता है। ए जॉय फॉर एवर, हमेशा जॉयफुल होता है। या क्रिएट सैडनेस, ये मतलब कि दुख को मतलब कि क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। या हॉरिबल एंड लुक एट, या ये बहुत खतरनाक या डरावना होता है। तो बिल्कुल ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉय फॉर एवर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपका सही आंसर होगा, ये हमेशा खुशी प्रदान करता है। ये किसका था? थिंग ऑफ ब्यूटी का। ऑप्शन नंबर 9, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी। जो स्टोरी लास्ट लेसन लिखे हैं अल्फ्रेड डॉडर, जिसमें एम हेमेल और फ्रेंच का कैरेक्टर था, उसमें वो क्या दर्शाता है, क्या उजागर करता है, कौन सी बात हाईलाइट करता है? कौन से मानव प्रवृत्ति को, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, तो मानव के किस प्रवृत्ति को वो दर्शाता है? मेल चैभिनिज्म। तो मेल चैभिनिज्म का मतलब होता है जो पुरुष का देशभक्ति का भावना होता है, क्या उसको दर्शाता है? या करेज, हिम्मत को दर्शाता है? या प्रोक्रेटिनेशन, प्रोक्रेटिनेशन का मतलब होता है कि
मतलब कोई बात को घुमा फिरा के बोलना, गोल मटोल कर देना, छिपा उपा के बोलना, तो ये। और फिर कवर्डनेस का मतलब, कवर्डाइस का मतलब होता है कायरता, तो कायरता तो आपका होगा नहीं। हिम्मत तो ठीक है, हिम्मत चलता है, लेकिन ये भी होगा नहीं। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है, इसमें पुरुष के जो पैट्रियोटिज्म का भावना होता है, जिसको हम देशभक्ति का भावना कहते हैं, इसके बारे में दिया गया। क्योंकि जो एम हेमेल थे, एम हेमेल वाज ए पेट्रियोटिक पर्सन, और उसमें पुरुष का एक देशभक्ति का भावना छिपा हुआ था। तो मेल चौबिनिज्म इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। हु इज मिस्टर लैम? मिस्टर लैम कौन है? तो आपको बताया थे मिस्टर लैम जो कि वो लंगड़े थे। मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति थे, ओल्ड थे, और वो उनका एक पैर टीन का था। तो यंग एज मैन थे, ये तो नहीं होगा। एंड ओल्ड मैन, तो ये बिल्कुल सही है। वो कौन थे? ओल्ड मैन थे। मिडिल एज नहीं थे, नन ऑफ देम तो नहीं होगा, तो इसमें वो ओल्ड मैन थे। ठीक है। हु गिव्स अस, कौन देता है हम लोग को एन इनसाइट? इनसाइट मतलब एक दृश्य दिखाता है हम लोग को। ठीक है। द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो दुनिया का भौगोलिक इतिहास के बारे में कौन सा दृश्य हम लोग को क्या देता है? तो याद रखेंगे ये जो क्वेश्चन है वो आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का था। ठीक है। स्टडी ऑफ नॉर्दर्न पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के बारे में जानने के, उत्तरी ध्रुव जो स्टडी करते हैं वो देता है, या फिर स्टडी ऑफ सदर्न पोल, या जो साउथ पोल का स्टडी करते हैं वो देता है, या स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, कि अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, महादेश, उसको जानने के बाद हम लोग को जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता चलता है। नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर बात है कि बोला है कि कौन सा जो दृश्य बताता है हम लोग को कि भारतीय बोलते हैं, दुनिया का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, दुनिया का जो भौगोलिक इतिहास है, वो क्या कौन सा स्टडी बताता है? देखिए, तो हम अंटार्कटिका का ऑप्शन हम सही लगा रहे हैं, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महादेश के बारे में जब जानते हैं तो वो हमको मतलब कि दुनिया का भौगोलिक हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला सॉदर्न, नॉर्दर्न और सॉदर्न। देखिए अंटार्कटिका कहाँ है? साउथ में है, तो ये ऑप्शन नहीं डालना चाहिए था, इसके जगह दूसरा देना चाहिए था। चलिए ठीक है, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी अंटार्कटिका का बात है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो? इंडिगो के ऑथर कौन है? तो लुइस फिशर। आप सही लगाए होंगे, हमको बिल्कुल यकीन है आप सब याद किए होंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, यहाँ पर क्वेश्चन कट गया है, ठीक है, क्योंकि आपको मतलब किसी तरह मैनेज करके मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट डिड द रोजर मदर डिसाइड फाइनली? रोजर की माँ अंत में क्या डिसाइड करती? तो अंत में वही डिसाइड करती है कि जो रोजर स्कंक, जो गुलाब का उसको स्मेल मिला था रोज का, उसको चेंज कर देती है, फिर पुराना वाला जो बैड स्मेल था वही ले आती है। तो टू टेक हिम बैक, उसको दोबारा ले जाती है टू अवेफुल विजार्ड, उसी गंदे जादूगर के पास, एंड गेट हिज स्मेल बैक, और उसका जो स्मेल था वो दोबारा दे देती। तो बिल्कुल यही ऑप्शन होगा आपका ए, क्योंकि वो ले जाती है दोबारा वही जो गंदा स्मेल था उसको लौटा देती है। ठीक है, तो टेक हिम ओवर विथ, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ स्कूल वेयर जितकाला शाह स्टडी? जितकाला शाह लॉन्ग ऑफ कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, आपको याद होगा, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर लिखी थी, तो वो अमेरिकन स्कूल में पढ़ने गई थी। ठीक है, कौन स्कूल में बताया था मैंने? अमेरिकन स्कूल में। मैंने आपका गेसिंग क्वेश्चन में बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर इंडियन स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, अमेरिकन स्कूल, तो आपको सिंपल क्या लगाना था? अमेरिकन स्कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि व्हाई डू द सेलिब्रिटीज फील एम्बैरेस्ड मोस्ट ऑफन? मतलब कि बोलता है सेलिब्रिटीज का मतलब होता है कुछ जो सम्माननीय लोग होते हैं, जो मतलब रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, वो कभी कभी लज्जा क्यों फील करते हैं? तो क्यों फील करते हैं? बिकॉज द क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्योंकि जब इनका इंटरव्यू होता है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन से चैप्टर से है। बिकॉज ऑफ क्वेश्चन, जो कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है अटैक करता है ड्यूरिंग इंटरव्यूज, जब इंटरव्यू लिया जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन उन पर अटैक वो मानते हैं, दे फील अटैकिंग। ठीक है, तो उनको अटैक लगता है, इसलिए उनको एम्बैरेस फील होता है। बिकॉज ऑफ इंटरव्यूअर गेस्चर, या फिर जो इंटरव्यूअर जो जो मतलब दे रहा होता है, इंटरव्यू ले रहा होता है, जो दे रहा होता है, तो वो एक मतलब प्रोसीजर चल रहा होता है। तो इंटरव्यूअर जो पूछ रहा होता है, इंटरव्यू लेने वाला, वो हाथ वगैरह हिलाता है, माथा वगैरह हिलाता है, तो वो जो गेस्चर यूज करता है, ठीक है, क्या उसके कारण उसको मतलब कि शर्मिंदा फील होता है? या बिकॉज ऑफ इंटरव्यूअर अपीयरेंस, या जैसे इंटरव्यूअर दिखता है उसको मतलब शर्म फील होता है? तो याद रखिए वो क्वेश्चन के कारण, बहुत सारी सेलिब्रिटी मानते हैं कि जब क्वेश्चन अटैक होता है उसके ऊपर, उसके कारण उनको क्या होता है? उनको एम्बैरेस फील होता है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी। जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा कचरा चुनने वाले, साहब वाला चैप्टर में, तो उनके पास दे हैव नो आइडेंटिटी, उनके पास पहचान नहीं है, बस उनके पास क्या है? परमिट है,
पासपोर्ट है, राशन कार्ड है या लाइसेंस है, तो याद रखिए उसके पास क्या है, राशन कार्ड से, याद रखिए उसके पास क्या है, राशन कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि वेयर एवर, जहां जब कभी भी, टेरर स्ट्रक अगेन, जब कभी भी डर या भय, स्ट्रक मतलब पकड़ लेता था फिर से, किसको, डॉगलस को, तो हु वुड स्टार्ट, वो क्या करने लगते थे, जब कभी भी डर, जब तैरना सीख गए और जब दोबारा उनको डर लगता था कभी कभी बीच में, तो वो क्या करते थे, तो वो चिल्लाने लगते थे, वो हंसने लगते थे, या रोने लगते थे, या फिर टॉकिंग टू टेरर, वो बात करने लगते थे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, वो टेरर से बात करने लगते थे, क्या बोलते थे, ओ मिस्टर टेरर आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आप पढ़े होंगे चैप्टर में, ठीक है, मैंने पढ़ा भी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18, वेयर डू दियर लाइफ स्लैली टर्न, ये जो लिया गया फ्रेज है वो कौन सा पोयम से है, तो ये जो फ्रेज लिया गया है वो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम से, सेकंड पोयम से, स्टीफन स्पेंडर का। इसमें बोला जाता है कि जो गरीब बच्चे हैं उनका जिंदगी आराम से जाकर के छोटे से कमरे में बंद हो जाता है। स्लैली मतलब बहुत चतुराई से उनका जिंदगी कहाँ घूम जाता है, स्लैली टर्न मतलब चतुराई से जिंदगी घुमा देना, तो उनका जिंदगी कहाँ घूम जाता है, तो याद रखेंगे कहाँ, इन दियर क्रैम्प्ड होल, उसके छोटे से होल मतलब रूम में, टुवर्ड्स द सन की तरफ, टुवर्ड द स्कूल की तरफ, टुवर्ड द विंडो खिड़की की तरफ, तो याद रखेंगे उन छोटा सा रूम जहां वो रहते हैं, उनका जिंदगी मतलब हजार सपने दिखाने के बाद उसी छोटे से मकान में, रूम में ले जाता है जहां उनको फिर कष्ट से रात गुजारना है, ठीक है, तो क्रैम्प्ड होल इसका इज द राइट आंसर। क्लियर रील्स का मतलब क्या होता है, क्लियर रील्स आर, ये क्लियर रील्स थिंक ऑफ ब्यूटी पोएम का है, तो क्लियर रील्स का मतलब होता है साफ साफ छोटी नदियां, तो स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। स्ट्रीम्स मतलब धारा होता है, क्लियर मतलब साफ सुथरा, वाटर तो जो साफ सुथरा नदी का धारा होता है उसको रील्स कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ये गलत है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब क्या होता है, तो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब होता है कि सुहावने सपने, तो देखिए प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, एक ऐसा स्लीप जिसमें आपको सही सही नींद आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 21, डेनिजेंस ऑफ द वर्ल्ड, डेनिजेंस ऑफ द वर्ल्ड, डेनिजेंस मतलब होता है निवासी, ये कौन सा चैप्टर का आ गया, निवासी किसके बारे में यूज किया गया, टैगर्स, आंट जेनिफर टैगर से। डेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, डेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड और ग्रीन मीन्स क्या होता है, तो ये टैगर्स को बोला गया, ये टैगर को बोला गया था, तो टैगर कहाँ रहते हैं, जंगल में, तो फॉरेस्ट में, रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, तो बिल्कुल ये सही आंसर है, ये मतलब टैगर के लिए यूज किया गया था, तो ये डेनिजेंस किसको कहा गया, ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट को बोला गया, और डेनिजेंस मतलब निवासी, रेसिडेंट, तो रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। फिर है 22 का, हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम, कौन चाहता था पैसा को फील करना, कौन चाहता था पैसा को फील करना अपने हाथों में, और किससे, तो ये रोड साइड स्टैंड क्वेश्चन है, और ये कौन चाहता था, तो वो गरीब लोग चाहते थे कि जो शहरी आदमी आवे तो उसको पैसा दें। पहला ऑप्शन है आपका रूरल फॉल्क फ्रॉम द गवर्नमेंट, ग्रामीण लोग गवर्नमेंट से चाहते थे, रूरल फॉल्क फ्रॉम द सोशल एजेंसी, सोशल सामाजिक एजेंसी से चाहते थे, द रूरल फॉल्क फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल, कर्मचारियों से चाहते थे ग्रामीण लोग, या रूरल फॉल्क फ्रॉम द सिटी पीपल, या ये जो रूरल फॉल्क थे वो ग्रामीण लोग थे, वो शहरी लोग चाहते थे, तो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, मैंने अभी बताया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ग्रामीण लोग किससे चाहते थे, तो ग्रामीण लोग चाहते थे शहरी लोगों से कुछ नगद पैसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बामाज ब्रदर वाज आस्क बाय द लैंडलॉर्ड मैन, ठीक है, बामाज ब्रदर वाज आस्क, बामा का भाई को पूछा गया था, बाय द लैंडलॉर्ड, उस जमींदार के द्वारा, मैन उस आदमी के द्वारा क्या पूछा गया था, याद रखे बामा का भाई जिसका अन्ना नाम था, तो वो जब जा रहा था खेत में, तो खेत में एक जमींदार उसको मिला था, तो वो जमींदार उसको क्या पूछा था, तो हिज नेम एंड स्ट्रीट, उसका नाम और गली पूछा था, उसका सिर्फ एड्रेस पूछा था, उसका पेरेंट्स नेम पूछा था, या उसका कास्ट पूछा था, ठीक है। तो देखिए इसमें अब जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जब वो पूछा गया था हु आर यू अन्ना, पहला नाम पूछा था, एंड इन विच स्ट्रीट डू यू लिव, तुम कौन गली में रहते हो, तो याद रखेंगे इसमें दोनों पूछा गया था, हिज नेम एंड स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आप सही लगाए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस, वो प्रिंस राजकुमार कितने मतलब साल का था, व्हेन ही रिडिक्यूल्ड, जब वो मतलब कि जवाब देता है किसको, एस्ट्रोलॉजर को, तो याद रखेंगे वो बच्चा मात्र 10 दिन का था जब वो जवाब दिया था, द इन्फेंट प्रिंस वाज ओनली 10 डेज, ठीक है, तो कितना दिनों का था, 10 डेज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 28, हु हैज रिटन द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो किसने लिखा है पोएम कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरूडा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, पेब्लो नेरूडा उनको इनके पोएट हैं, आपको मैंने बताया पढ़ाया भी,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्वेश्चन और है आपका। आपका नेक्स्ट 29 है, वाई डिड एम हेमेल ब्लेम हिमसेल्फ। एम हेमेल अपने आप को क्यों दोषी ठहराते हैं? ब्लेम मतलब दोषी। एम हेमेल अपने आप को दोषी क्यों ठहराते हैं? तो वो दोषी अपने आप को इसलिए ठहराते हैं कि वो उनको पढ़ाने के समय में बच्चों को छुट्टी दे दिया करते थे। ठीक है, वो बोलते हैं खुद से, ठीक है, कि मैं आपको हॉलीडे दे दिया करता था। तो हॉलीडे वाला जो आंसर है ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोला नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, क्या उनको मतलब कि इसलिए वो माफी दोषी ठहराते हैं कि ज्यादा वो फ्रेंच उन लोग को नहीं पढ़ा पाए। तो ये भी बात था, लेकिन इनका जिक्र वो नहीं किए थे। नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, क्या वो स्ट्रिक्ट मतलब कि हार्ड नहीं थे या वो कठोर नहीं थे? इसलिए तो कठोर तो थे ही। नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार नहीं थे, तो जिम्मेदार तो थे, लेकिन वो अपने जब वो बता रहे होते हैं इन द लास्ट क्लास, तो वो बताते हैं कि हम बच्चों को क्या कर देते हैं, हॉलीडे देते थे। क्यों हॉलीडे देते थे? जब उनको मछली पकड़ने जाना होता था या उनको गार्डनिंग करने होता था, ठीक है, जब उसका मूड होता था तो छुट्टी दे दिया करते थे। ठीक है, तो ये हॉलीडे के कारण वो अपने आप को ब्लेमफुल मानते हैं कि जब हमको पढ़ाना था उसमें आप लोग को छुट्टी दे देते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट फोर्सेस चिल्ड्रेन टू लीव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। क्या जो ताकतें हैं वो बच्चों को क्या करता है, रहने के लिए मजबूर कर देता है, और शोषण मतलब कि सहने के लिए। एक ऐसा लाइफ जो कि शोषित होता है, क्या रहने के लिए मजबूर कर देता है? ठीक है, तो सीमापुरी में तो देखिए ग्रीड लालच, पॉवर्टी गरीबी, पियर्स या फिर पेरेंट्स। तो याद रखेंगे उनको गरीबी जो है, पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है उनको रहने के लिए मजबूर कर देता है। तो पॉवर्टी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दीज आर द 30 क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई थिंक यू हैव अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, आई विश कि आप 30 का 30 लगाए होंगे। ठीक है, वैसे ठीक है 30 ऑफ 30, मान लीजिए कोई 29 के होंगे तो उसके लिए भी बढ़िया है। ठीक है, तो आई थिंक आप सही लगाए होंगे, और ये उसका सॉल्यूशन था जो मैंने आपको बताया। और इसमें आपका जो आगे सब्जेक्टिव और कुछ राइटिंग स्किल का जो दिया हुआ था पोर्शन, आई थिंक वो भी आप सही ही किए होंगे। ठीक है, उसमें आप जितना अटेम्प्ट किए होंगे आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो फिर से आपको हम बेस्ट ऑफ लक करना चाहते हैं आपका अच्छे मार्क्स के लिए। और ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे और भी सॉल्यूशंस के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू, धन्यवाद।